ये जो प्रश्न देख रहे हैं वो ट्राइंगल का वो बेहतरीन प्रश्न है जो दो तरीके से पूछा जाता है। यदि किसी त्रिभुज ABC में एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C हो तो ट्राइंगल होगा। चार ऑप्शन दिए होते हैं, तीन त्रिभुजों के नाम, एक नन दे दिया, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा या कोई नहीं होगा। सेम क्वेश्चन की वर्डिंग ये भी हो जाती है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज होगा। पहली चीज तो ये ध्यान कर लीजिए कि ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन अभी अंत तक दो तीन और बताऊंगा जो कि परीक्षाओं में आने वाले हैं। इसको याद करने के लिए तो आप यहाँ पे तुरंत याद कर लीजिए कि समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। लेकिन ये याददाश्त कितने दिनों तक बनी रहेगी ये भी जरूरी है। उससे अच्छा ये है कि ये जान लिया जाए कि कौन सा त्रिभुज होगा, निकाला कैसे जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अब हमें इन तीनों में से बताना है कौन सा त्रिभुज होगा या कोई नहीं होगा। तो आप जान तो गए ही समकोण त्रिभुज होगा, लेकिन संतुष्ट भी हो लें कि समकोण त्रिभुज ही होगा। कैसे होगा 2 मिनट में देख लीजिए, 2 मिनट से भी कम। ये दिया है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। हम क्या करते हैं, दोनों साइड में एंगल ए को ऐड कर देते हैं, एंगल ए को ऐड कर देते हैं। अब देखिए वो कमाल की चीज बन गई, वो हमारे 14 बेहतरीन पॉइंट्स में से एक पॉइंट था कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसका मतलब ये हो गया 180 अंश, ये हो गया 180 अंश, और यहाँ पे ये क्या हो गया 2 एंगल ए। इसका मतलब हुआ कि एंगल ए कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। बस इतना छोटा सा एक लाइन का प्रूफ अगर आपके दिमाग में बैठा है तो ये प्रश्न जब भी आपके सामने आएगा कि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज होगा, चाहे वो जो ऑप्शन दिए रहे, आप समकोण त्रिभुज को ही टिक करेंगे। अच्छी बात है। अब इसी बेसिस पे हम और कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने चल रहे हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ तो। अब कभी कभी ये पूछता है, इसी त्रिभुज के कोणों पे ही एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण ये पूछ लेता है कि क्या एक त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं, क्या एक त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं? आपका उत्तर होगा नहीं, नहीं। फिर पूछ सकता है कि क्या एक त्रिभुज में दो अधिक कोण, अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूज, अधिक कोण हो सकते हैं? आपका उत्तर होगा नहीं। जरा ये सोचिए, दोनों नहीं क्यों हुआ? दो समकोण होने का मतलब ही हो गया 90 प्लस 90 180, दो कोणों का मान ही मिलके हो गया। और जबकि होता क्या है, त्रिभुज के तीन कोणों का मान 180 होता है। अगर तीसरा कोण शून्य हो गया तो त्रिभुज नहीं बनेगा बाबू। और अगर दो अधिक कोणों की बात की जाए कि दो अधिक कोण हो सकते हैं, तो अधिक कोण का मतलब जब 90 पे ही नहीं हो रहा है तो 90 से ज्यादा के होने का सवाल ही नहीं हो सकता है। अब ये क्वेश्चन के बीच की चीजें हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा बीच में कहीं ये चीज दे दिया कि आपके आंसर में दो समकोण आ गया तो आप उत्तर में नहीं ले आएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट की चीज है। अगर ये पूछ ले कि क्या एक त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं, दो न्यून कोण हो सकते हैं, अब आपका उत्तर होगा हाँ। इसी क्रम में ये वाला क्वेश्चन भी है जो परीक्षाओं में आया था, हमने इसको क्वेश्चन जैसा बना दिया कि यदि एक कोण शेष दो कोणों
के योगफल के बराबर हो तो त्रिभुज होगा समकोण। समकोण। इसी में त्रिभुज पे एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि यदि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हों तो त्रिभुज होगा। क्या होगा? अगर त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होगा? तब त्रिभुज हो जाएगा आपका समबाहु, इक्विलैटरल, समबाहु त्रिभुज। अब कल वाली क्लास हमारी देखे होंगे, उसमें हमने त्रिभुज के 5-6 फिगर बना के बड़े बेहतरीन क्वेश्चन दिखाए हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का वहां पे हमने यूज कर रखा है। अब आपके लिए एक फिगर वाला क्वेश्चन आज फिर लेके आता हूं, जरा इसको देखिएगा। दो तरह से ये फिगर आपको दे सकता है और दोनों का मतलब एक ही होगा। दो तरह से ये फिगर दे, आप इनको नोट भाई करते चले, कॉपी पेन साथ में रखें और जो है वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। छोटा हो तो बड़ा कर लीजिएगा, बड़ा करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन, दो तरह से ये क्वेश्चन पूछता है। एक ट्राइंगल दिया है, सेम एंगल पे बना रहा हूं इसको। एक ट्राइंगल दिया है, ये वाला एंगल 40 दिया है, ये वाला एंगल 120 दिया है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। जो मतलब इस क्वेश्चन का है सेम वही मतलब इस क्वेश्चन का भी है, सेम वही मतलब इस क्वेश्चन का भी है। ये वाला एंगल 40 दिया है, ये वाला एंगल जो है पूछ रहा है और ये वाला एंगल जो है 60 दिया है। दोनों का मतलब एक ही है। तीसरा क्वेश्चन इसी बेसिस पे पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन इसी पे पूछता है, वो इस ढंग से पूछता है आपसे कि ये वाला एंगल 40 दिया है, ये वाला एंगल जो है वो 80 दिया है, आपसे पूछ रहा है ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक, तो ये क्या है? ये जो तीनों डायग्राम हमने बनाए हैं वो बहिष्कोण प्रमेय पे बनाया है। किस प्रमेय पे बनाया है? बहिष्कोण प्रमेय पे बनाया है। अब बहिष्कोण प्रमेय पे ये 3 फिगर बने हैं और आप जानते हैं बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है। बहिष्कोण प्रमेय, हाँ, क्या होता है आपको पता है? पता है आपको? किसी त्रिभुज के किन्हीं दो दूरस्थ कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसी को दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि यदि त्रिभुज की कोई एक भुजा बढ़ा दी जाए तो वह दूसरी भुजा के साथ जो कोण बनाती है वह कोण बहिष्कोण कहलाता है और उसका मान दूरस्थ दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। अब इतना जान गए तो इसको बताने में कौन सी दिक्कत हो गई? ये कितना है 120, तो ये मिलके 120 होंगे। ये कितना है 40, तो ये वाला कितना हो जाएगा 80। ये वाला कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब अगला जो पार्ट है इसका वो ये है, ये वाला। यहाँ पे दो कोण ये दे दिए। अब आपसे पूछा तीसरा कितना होगा। दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। पहला तो ये देख सकते हो कि तीनों का सम 180 होता है, तो ये 40 हो गया, 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। दूसरा, आप अगर दिमाग लगाएं तो किसी भी पॉइंट पे जो मैक्सिमम एंगल बनता है वो 180 का बनता है। तो यहाँ पे 60 दिया ही था, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और जब ये 120 हो जाएगा तो यह 120 अपने दो दूरस्थ कोणों के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा 40 और 80 मिलके कितना 120, ये बन जाएगा। तीसरा अगर देखें आप तो यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे 80 हो गया। अगर ये दोनों दिए हैं और ये पूछ रहा है तो आपका बहिष्कोण प्रमेय लगेगा, दूरस्थ कोणों के योग के बराबर 120 निकाल सकते हैं।
और अगर इसको ना निकालना चाहे तो ये दोनों मिला के 120, तो ये 60 हो जाएगा, तो जिससे इसको 120 किया उससे ये वाला 120 हो जाएगा। यहाँ पे इतने ढंग से इन चीजों को बताने का मतलब ये है कि बहिष्कोण पे एक प्रश्न आना ही आना है, और वह प्रश्न आपका न गलत हो, वह प्रश्न आपका क्या हो जाए, सही हो जाए। एक और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है, इस पे जरा दिमाग लगाइए। कहता है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग दिया होता है और दो कोणों का अंतर दिया होता है। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योगफल, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योगफल 80 है। दो कोणों का योगफल कितना है, 80 डिग्री है, और अंतर 20 डिग्री है, अंतर 20 डिग्री है। तो सभी कोणों का मान, आपको 5 सेकंड में इसको हल करना पहले बता देता हूं, फिर नियम समझा देता हूं। अगर योगफल और अंतर दिया हो तो एक बार दोनों को जोड़ लीजिए, 100 आ गया। एक बार दोनों को घटा दीजिए, 60 आ गया। दोनों में 2 से भाग कर दीजिए, यानी पहला कोण 50 का हो गया, दूसरा कोण 30 का हो गया, तीसरा कोण 100 का हो गया। आपका टाइम नहीं लगना है बिल्कुल। यदि दो कोणों का योगफल 80 है और अंतर 20 है, तो सभी कोणों का मान अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो आप क्या करिए, एक बार जोड़ दीजिए दोनों को, एक बार घटा दीजिए, आधा कर दीजिए, तो जोड़ 100 आया, घटाना 60 आया, आधा कर दिया तो 50 और 30 आया। इसका मतलब तीसरा कोण 50, 30, 80 छोड़ के 100 का हो जाएगा, क्योंकि तीनों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने आपको बता दिया याद रखने के लिए कि भाई वो योग और अंतर दिए हों तो आप जोड़िए, घटाइए, आधा करिए। लेकिन अगर लगा के आपको संतुष्ट होना है तब देखिए, यहाँ पे मतलब हो गया एक कोण ए था, दूसरा कोण बी था, दोनों का योग कितना था, 80 था, और एक कोण ए था, दूसरा कोण बी था, दोनों का अंतर कितना था, 20 था। देखिए जो मैंने वो हाफ करने के लिए कहा, वो क्यों कहा था, यहाँ पे जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 एंगल ए और ये हो जाएगा 100। तो हमने यहीं से वो ट्रिक आपको बताई कि दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। अब ये 2 उधर जाएगा, भाग करेगा तो 50 कर देगा। अब इस 50 को a प्लस बी में रख दीजिए, एंगल a प्लस एंगल बी में जो है 50 को रख दीजिए, तो हाँ 80 है ना, इक्वलिटी है। इसमें जो है अब a की जगह पे 50 रख दीजिए, तो एंगल b यहाँ पे आ गया और ये हो गया 80। तो इसका मतलब एंगल b इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 हो गया। एंगल b कितना हो गया, 30 हो गया। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, कोणों का योग और अंतर दिया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे सामान्य गलतियां कर जाते हैं हम। 80, 20, तो तीसरा निकालते हैं, फिर 80 का कह देते हैं, तीनों का योग 180 हो गया, तो भैया वही चीज 180 के नाते तब वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिए, अब त्रिभुज में एक चीज बच रही है, त्रिभुज की एक बेहतरीन प्रॉपर्टी बच रही है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में जो त्रिभुज आता है, एकमात्र समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसकी की तीनों भुजाओं के नाम होते हैं, और किसी भी त्रिभुज में भुजा के नाम आपको नहीं देने हैं, भुजा केवल देनी है। लेकिन समकोण त्रिभुज के क्षेत्र में वो चीज है जिसमें कि आपको क्या है, तीनों भुजाओं का नाम पता है। भाई समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के नाम अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो आप बता सकते हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो, त्रिभुज से परिचित हो,
अभी मैं समकोण त्रिभुज पे पहली बार बात कर रहा हूं, एक बार क्या होता है, एक एंगल 90 होता है ये बता दिया था। लेकिन समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों के जो है तीनों भुजाओं के नाम होते हैं और तीनों भुजाओं का निर्धारण कैसे होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। देखिएगा, एक अगर पड़ी हुई भुजा हो, उसके ऊपर एक खड़ी भुजा हो और इन दोनों को मिला दिया गया हो तो ये एक समकोण त्रिभुज बनाता है, जिसको नाम देते हैं ABC। अब ध्यान करिए, अगर पड़ी भुजा पे खड़ी भुजा है तो जो एंगल होगा यहाँ पे वो होगा 90 डिग्री का। तो ट्राइंगल में 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है, कर्ण हो जाती है। और शेष दो भुजाएं जो बची हुई होती हैं उसमें से एक लंब हो जाती है और एक क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। ये बात देखिए विशेष ध्यान रखने की है कि इन दोनों में से कोई एक लंब होगी और कोई एक आधार होगी, परंतु अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्षेत्र में हम चले जाएं तो जिस एंगल को अब जिस एंगल को कंसीडर किया जाएगा उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। अगर यहाँ पे C के सामने की भुजा C को, एंगल C को कंसीडर किया जाए, यहीं से ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाती है। ट्राइंगल के बाद अगला टॉपिक जो आपके लिए लेके आऊंगा, एक लेक्चर हमारा होगा समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज पे। वो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ी मेजर डिफरेंस है वहां पे, तो मैं वो एक नेक्स्ट लेक्चर में बता के इसी बेसिस पे अब आपका शुरू कर दूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको ध्यान से समझिएगा, अगर एंगल C की बात की जा रही है तो C के सामने वाला लंब होगा, और अगर एंगल B की बात की जा रही है तो B के सामने वाला लंब होगा। अरे भाई कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी देख रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर और फिगर देख के तो आप नाम जान गए होंगे अपने भाई इंग्लिश में भी, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस, हाँ HYP से भी काम चल जाता है यहाँ पे, हाइपोटेनस। तो जो है अब यहाँ पे इन तीनों के बारे में हमारे महान गणितज्ञ बौधायन ने पहले ही बता दिया था, लेकिन श्रेय किसको जाता है, पाइथागोरस को जाता है। तो थ्योरम यहाँ पे जो जिस नाम से आता है वो कौन सा आता है, पाइथागोरस प्रमेय। किस नाम से आता है, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस ने क्या कर दिया कि कहा कि अगर आपको इन तीनों में से कोई दो भुजा पता हो तो तीसरी का मान आप अपने आप बता सकते हैं। उसके लिए उन्होंने जो है यहाँ पे एक प्रमेय दिया, जिस प्रमेय को सिद्ध किया जाता है कि कर्ण का वर्ग, मतलब कर्ण वाली जो भुजा हो उसका वर्ग, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। फिर से आप इसको एक बार मैं फटाक से फिर रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से मेरे साथ सुन लीजिए। कह रहा है मतलब अगर एक पड़ी लाइन पर एक खड़ी लाइन हो तो 90 अंश का कोण बनेगा, और अगर इन दोनों लाइनों को शीर्षों को मिला दिया जाए तो एक तीसरी भुजा बनके ABC एक त्रिभुज बन जाएगा जो कि समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के केवल नाम होते हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, त्रिभुज में जिस कोण का उपयोग कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, बची हुई भुजा आधार कहलाती है। तो महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने
लंब, कर्ण और आधार को लेकर एक प्रमेय दिया है जिसे कहा जाता है उनके सम्मान में पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे कभी ये दे दिया, ये 3 दे दिया, ये 3 सेमी दे दिया, ये 4 सेमी दे दिया, ये 5 सेमी दे दिया, नहीं दिया, ये नहीं दिया, इसको कह दिया बताओ, इसको कह दिया बताओ, इसको कह दिया बताओ ये क्या है। तो इसको आप करने के लिए अक्सर करके परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे कर्ण पता करना है तो लिखना होगा कर्ण का, आप लिखोगे कि कर्ण क्या है, कर्ण वाली भुजा क्या है आपकी BC, तो आप लिखोगे BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये लिखोगे BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। फिर यहाँ पे AB का मतलब है 3 तो लिखोगे आप 3 का स्क्वायर, फिर AC का मतलब है 4 तो लिखोगे 4 का स्क्वायर, फिर 9 करोगे, फिर 16 करोगे, फिर जोड़ के 25 करोगे, BC बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर था बस केवल BC लिख रहा हूं तो इधर रूट लग जाएगा, रूट लगने के बाद BC की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी, +5 -5 2 वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पे माइनस जो है किसी भुजा की लेंथ हो नहीं सकती, इसलिए केवल +5 लिखा जाएगा, नंबर के पहले प्लस लिखा नहीं जाता है इसलिए ये प्लस भी हटा दिया जाएगा, तो BC कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक बड़ी बात यहाँ पे हम आपके अपने लोगों ने निकाल ली थी, पाइथागोरियन ट्रिक, ये निकाल लिया था। इसमें हमने कहा कुछ नंबर लिए 3 4 5, 3 4 5, मतलब अगर एक भुजा 3 की है, एक 4 की है, तो तीसरी 5 की हो जाएगी, इतना करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या ले लिया, 6 8 10, 6 8 10 ये ले लिया, 6 8 10। फिर क्या एक हो जाता है 5 12 13। तो जितने भी इस ढंग के ट्रिक हैं इनको अगर आप समराइज कर लेते हैं आपकी प्रैक्टिस में तो तमाम ऐसे निकल भी जाते हैं, इनकी संख्या का कोई लिमिट नहीं है, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, शर्त ये है कि वर्गों का योग तीसरे के बराबर हो जाए। तो इनको अगर मेमोराइज कर लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, नहीं ये प्रोसेस आप जान ही रहे हैं, इसके द्वारा आप कर सकते हैं। साथियों ट्राइंगल से जो भी PYQ टाइप के क्वेश्चन आने वाले थे उनको मैंने करा दिया। अगला टॉपिक जो है क्या पढ़ाने जा रहा हूं, हाँ समरूप और सर्वांगसम त्रिभुज, सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, उसको एक लेक्चर में खत्म करके उसके PYQ को दे दूंगा और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे त्रिभुज के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक, त्रिभुज के कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को जानेंगे किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। तब तक के लिए नमस्कार।